वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस, वो भी दो रीजन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या हो गया? ये हमारा 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये बीच का जो रीजन है, इसमें हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक्स और ये वाला रीजन हो गया सब ट्रॉपिकल। तो इसके बीच का जो रीजन है उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, अमेजॉन बेसिन की कैसी लाइफ है, रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में, और लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो आज सबसे पहले देखते हैं अमेजॉन बेसिन की लाइफ में क्या होता है, वहाँ पे लोगों का क्या कैसी ज़िंदगी है। अब अमेजॉन बेसिन कहाँ पे है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अमेजॉन बेसिन कहाँ पे है। तो हमने इतने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, उसमें से एक कॉन्टिनेंट पढ़ा था साउथ अमेरिका। वहाँ पे एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील से एक अमेजॉन रिवर बहती है, और जब रिवर का जो बेसिन बनता है वो लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके गिरती हैं, मतलब बेसिन बनाती हैं। तो वो है सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, और ब्राज़ील तो खुद है ही। तो इन सब कंट्रीज़ में जाके इनका बेसिन बनता है। अब रिवर बेसिन क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिब्यूटरी का, एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी का। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब बहुत सारी डिफरेंट रिवर्स आके एक मेन रिवर में मिल जाती हैं। तो ये सपोज ये गंगा है, तो ये सोन हो गई, ये घाघर हो गई, ये सब आकर गंगा में जब गिरती हैं तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर हो गया ये मेन रिवर है, ये जाके डिवाइड हो रही है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक रिवर मेन है और इससे डिवाइड हो रही है, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिवर बेसिन का, उसमें एक तो बोलते हैं हम रिवर बेसिन, और एक बोलते हैं कैचमेंट एरिया। दोनों एक ही चीज़ है, कैचमेंट एरिया। तो इसमें क्या होता है, दोनों में जो हमारी ट्रिब्यूटरीज और जो मेन रिवर है जहाँ पे वो ड्रेन करती हैं एरिया को, तो उसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं। जो अमेजॉन रिवर का बेसिन है ना, वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा एरिया को ड्रेन करता है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड है। तो उसके बाद हम ये देखो, ये यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, और ये मतलब हमारा सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में हमारी अमेजॉन रिवर, और इक्वेटोरियल रीजन में भी है, क्योंकि 0 डिग्री से पास हो रहा है। तो इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारा अमेजॉन रिवर है। तो वेस्ट साइड तो ये माउंटेन्स की उससे निकलता है, और ईस्ट साइड में इसको अटलांटिक ओशन मिल जाएगी। तो जब वो मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन कर रही हैं अमेजॉन रिवर को, तो वो अमेजॉन बेसिन बना रहा है। और हमने देख लिया था कि कितनी सारी कंट्रीज में इसका बेसिन है। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? अब इक्वेटोरियल रीजन में क्या रहता है, मैक्सिमम आपको सनलाइट मिलेगी। तो जब मैक्सिमम सनलाइट है और वहाँ पे मैक्सिमम रेन होती है, वहाँ पे ऐसे कोई मानसून सीजन नहीं होता है, वहाँ पे रोज़ बारिश होती है। तो ऐसी कोई प्रोडिक्शंस नहीं होती कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, वहाँ रोज़ बारिश होगी। जो दिन का टाइम होता है, मतलब जो डे टाइम और नाइट टाइम ऑलमोस्ट इक्वल होता है। वहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट पूरे साल देखने को मिलेगा। इक्वली हॉट होता है दिन और रात, और एक बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी फील होता है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी के साथ रहता है। तो जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहेगी, तो वहाँ पे जो आपको वो मिलेगा, मतलब जब जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उनको बोल देंगे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमने पढ़ा था पीछे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। तो जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी, ये कभी भी अपनी लीव शेड नहीं करते। लीव शेड इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ का सीजन अलाउ ही नहीं करता कि लीव शेड करे। यहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट मिलेगा आपको, इतनी डेंस रूफ मिलेगी कि नीचे ग्राउंड तक सनलाइट भी नहीं पहुँचती। सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। वहाँ पे हमेशा पानी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डैम्पी एरिया सा मिलेगा। तो वहाँ पे शेड टॉलरेंट वेजिटेशन देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये एक ट्री है, ये बहुत सारे डेंस ट्रीज है। तो यहाँ पे जब ये इनकी कैनोपी है, आपस में कैनोपी मतलब ये जो इनकी ये जो ऊपर जाते रहते हैं, तो ये कैनोपी क्या हो गई, जो इनकी मतलब लीव्स जो फैली गई हैं उनको कैनोपी बोल देते हैं। तो जब ये आपस में चिपकी हुई हैं, तो जो नीचे प्लांट्स ग्रो रहे हैं, तो उनके पास तो सनलाइट आ ही नहीं रही। जब सनलाइट आ ही नहीं रही, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? वो अपने पड़ोसी पेड़ से लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्लांट पैरासाइट्स।
इसमें क्या होता है, प्लांट पैरासाइट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं कि मतलब जब वो अपना न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट से लेते हैं, वो खुद ग्रो नहीं करते, मतलब खुद अपने आप नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि उनको मतलब ये उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट से लेते हैं, तो वो बेनिफिट करते हैं। और जो दूसरा प्लांट लेता है उसको नेगेटिव एडवांटेज होता है। पॉजिटिव एडवांटेज उसको होता है जो वो ले रहा होता है पैरासाइट, और नेगेटिव उसको होता है जो वो दे रहा होता है। तो ऐसे यहाँ पे ऑर्किड्स मिल जाएंगे, ब्रोमीलाइड्स मिल जाएंगे। ब्रोमीलाइड्स जो है वो प्लांट पैरासाइट है। ब्रोमीलाइड्स का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अंदर ना वाटर स्टोर कर लेता है लीव्स के अंदर। अब वो उसके लिए वो बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि अगर वो वाटर स्टोर नहीं करेगा तो वो ऑलरेडी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऊपर से उसको मतलब और ज़्यादा डिपेंडेंसी कम करने के लिए उसने ये अपने आप को स्पेशली अडेप्ट कर रखा है कि मैं वाटर का स्टोर करूँगा। यहाँ पे बहुत रिच फ्लोरा और फौना मिलता है, बर्ड्स मिलती है जैसे टॉकान्स, हमिंग बर्ड्स, और एक सबसे अच्छी बर्ड जो मिलेगी वो मिलेगी बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसके बहुत सुंदर फेदर्स होते हैं, ये बहुत ओवर साइज्ड इसकी बिल होती है, बिल मतलब चोंच होती है खाने के लिए, और ये बहुत लाउड साउंड्स क्रिएट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड है जो यहाँ पे मिलती है। आपको मंकीज़ मिल जाएंगे, स्लॉथ्स मिल जाएंगे, स्नेक्स मिल जाएंगे, काइंड बहुत सारी वैरायटी के। एनाकोंडा हो गया, जैसे वो कॉन्स्ट्रिक्टर हो गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना रहेगा, बहुत तरह के इंसेक्ट्स मिलते हैं, फिशेस मिल जाएंगी, पिराना फिश मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलता है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, लोग पहले ज़माने में क्या होता था, अभी तो यहाँ पे अमेजोन बेसिन को बहुत ज़्यादा काट दिया गया है, पर हमने ये भी पढ़ा था जो अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट वो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है तो मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है वो वहाँ पे। तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग इसको काटते जा रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं अपने आप को वहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए, वो ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, वहाँ पे जो मैन थे वो हंट करने जाते थे या फिशिंग करने जाते थे, और वो जो वुमेन थी वो थोड़ी बहुत क्रॉप्स उगा लेती थी, उनका ध्यान रखती थी, जैसे कि टैपियोका उगा लेती थी, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। लेकिन ये सब चीज़ें हंटिंग और फिशिंग बहुत अनसर्टेन है, तो जो फैमिलीज़ को सस्टेन करना होता था तो वुमेन वो क्रॉप्स की हेल्प से सस्टेन कर लेती थी, और वो स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते थे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, एक लैंड है वहाँ पे ट्रीज उग रहे हैं, आपने उनको कट कर लिया, आपने कट करके उनको जला लिया, जलाकर आपने जब वो जलाया तो जो बची हुई राख होती है जिसको हम ऐश बोलते हैं वो उसी में आके गिरी। तो जब वो ऐश उसी में आके गिरी तो वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो गया। जब न्यूट्रिएंट रिच हो गया तो वहाँ पे क्रॉप्स उगने लगी। तो जब क्रॉप्स उगने लगी, आपने 3-4 सीजन क्रॉप्स उगाई, तो वो न्यूट्रिएंट लॉस तो होएगा जब आप क्रॉप्स बार बार उगाओगे। तो उसके बाद रिपीटेडली आपने उसको यूज़ करने के बाद उसको छोड़ दिया, आपने दूसरा लैंड ढूंढा, वहाँ पे क्लियर करा, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करा, जलाया और क्रॉप्स उगाई। इतने में आपने वहाँ पे ये सेम प्रोसीजर करा, इतने में पुराने लैंड पे यंग ट्रीज उग जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको जब यंग ट्रीज उगते हुए मिलेंगे तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी वापस आ जाती है और आप वहाँ पे फिर से कल्टीवेट कर सकते हो। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे अभी भी प्रैक्टिस होता है, ऐसा नहीं है बस अमेजॉन बेसिन में प्रैक्टिस होता है, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ अमेजोन बेसिन का स्टेपल फूड जो होता है वो मैनियोक है। मैनियोक और ये जो मैनियोक को कसावा भी बोलते हैं। स्टेपल फूड कौन सा होता है, स्टेपल फूड वो होता है कि जो आप जिससे अपना मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन जो आपका कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उसका मोस्ट प्रोपोर्शन उससे ले रहे हो। जैसे कि अभी नॉर्थ इंडिया में क्या है, वीट और राइस है, वीट और राइस मतलब रोटी और चावल सब खाते ही खाते हैं, तो हम मेजर कैलोरी रिक्वायरमेंट रोज इनसे ले रहे हैं, तो ये हमारा स्टेपल फूड है। तो ये मैनियोक है वहाँ के लोगों का। वहाँ पे कैश क्रॉप भी उगाई जाती है जैसे कि कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ। और जब रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे वुड वुड तो बहुत ज़्यादा मिलेगा ही, तो वो फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा वुड देखने को मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज मिलेंगे, कुछ थैच्ड हाउसेज मिलते हैं जो बी हाइव्स की तरह बनाए हुए होते हैं, कुछ बड़े अपार्टमेंट्स भी बनाए होते हैं जिनको हम मलोका बोलते हैं। उनकी ना स्लैंटिंग रूफ होती है, स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं वो लोग। और जो अब लेकिन क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ना पेड़ काटे जा रहे हैं, तो अमेजोन बेसिन को ना क्लियर किया जाता है, वहाँ के फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। पहले तो अगर आपको फॉरेस्ट जाना पड़ता था
तो आपको बस रिवर के थ्रू आप जा सकते थे, लेकिन अब तो वहाँ पे हाईवे बन गया है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको इस एरिया से बाहर निकाल दिया है। जैसे इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं, इंडिया में क्या होता है कि फॉरेस्ट क्लियर करे जा रहे हैं, वहाँ के ट्राइब्स को, लोकल पीपल को हटाया जा रहा है। ऐसे ही वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे लोगों को फोर्स कर दिया है, वहाँ से हटा दिया है। अब उनको वो अलग वे ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमेजोन बेसिन का जो रेन फॉरेस्ट है ना, वो डिसअपेयर हो रहा है। वहाँ का टॉप सॉइल अब देखने को नहीं मिलता, वो वॉश अवे हो गया है। कहने को पहले बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिलती थी, लेकिन अब टॉप सॉइल मतलब वॉश हो गया है। वहाँ पे आपको अब सेटलमेंट देखने को मिलेंगी। ये देखो, यहाँ पे पहले कितना ज़्यादा फॉरेस्ट था, फिर यहाँ पे लोगों ने इसको कम करके यहाँ पे अपना घर वर बना लिया, फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब इसको और ज़्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर इसको डिग्रेड करेंगे तो ये भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जो हमारी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड को छेड़ेगा, तो वो हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही ना। अगर हम आज अपनी लंग्स को हार्म करेंगे तो हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होने लगेगी। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करता है। ये हो गई हमारी मलोका। स्लैंटिंग रूफ्स बना देते हैं ऐसे, और ये बी हाइव्स जैसे बना देते हैं, थैच्ड रूफ वाले घर। ये अमेजोन बेसिन में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। उसके बाद आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी होती है उसके बारे में। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी बेसिन बनाते हैं इंडिया में। गंगा गंगा रिवर जो है वो आपको मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, ब्रह्मपुत्र आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट में ये मिलेगी, ये यहाँ पे मिलेगी आपको गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ये भी सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक का एक्सटेंड कर रही हैं दोनों। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो अभी हमने पढ़ा था ट्रिब्यूटरीज, उसमें आपको मिलेगी चंबल, सोन, घाघरा, घाघर, गंडक, कोसी, ये दोनों गंगा की और ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की भी हैं दोनों। और जो हमारा यहाँ पे माउंटेन्स हैं ऊपर की साइड, मैं एक बार मैप दिखाती हूँ। ऊपर की साइड आपको ये हिमालयाज देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद ही गंगा रिवर देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक हमारे हिमालयाज होते हैं, फिर ये गंगा रिवर हो गई। इधर से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा रिवर यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है। तो ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इनके लैटिट्यूड हमने देख लिए थे ऑलरेडी, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा हाइट से आती हैं और फ्लो ये लेकिन यहाँ तक कर रही हैं नीचे तक, तो इसलिए दोनों के लैटिट्यूड्स भी हमने देख लिए थे। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मेन वो है ना फीचर्स बोलते हैं, वो है कि प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब जो वो प्लेन्स में रहती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वो, जो माउंटेन्स और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं वो, और सुंदरबन डेल्टा। तीन तीन मेन फीचर्स हैं इस बेसिन की। सुंदरबन डेल्टा जब बनाती है गंगा, जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है। और यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स भी मिलेंगी, जो हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स है वो मेंडर्स की फॉर्म में आती हैं। जब मेंडर्स बहुत ज़्यादा कर्व हो जाते हैं तो वो आपस में कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा जून से लेके सितंबर तक। समर्स बहुत गर्म होंगी, विंटर बहुत कोल्ड होंगे। ये आपको यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पैडी कल्टीवेशन देखने को मिलता है। पैडी मतलब वीट। वीट का कल्टीवेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि वीट वहीं पे उगाई जाएगी जहाँ पे पानी का मात्रा ठीक हो, पानी अच्छे से अवेलेबल हो। अगर पानी अवेलेबल होगा तभी वीट उगा सकते हैं, क्योंकि वीट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ का जब इतना टोपोग्राफी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। माउंटेन्स में क्या होता है, स्टीप स्लोप होते हैं, इसलिए लोग कम रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का सॉइल भी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं फ्लैट लैंड पे, और इसलिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे ना पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्योंकि वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छे अमाउंट में हो जाती है, साथ ही बेसिन है तो फिर पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। वीट उगाया जाता है, मेज़ उगाया जाता है, ग्राम उगाया जाता है, मिलेट्स भी उगाए जाते हैं इस एरिया में। शुगर केन मिलेगा। यूपी जो है वो शुगर केन का
लीडिंग प्रोड्यूसर में आता है उत्तर प्रदेश, शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर में आता है। उसके बाद आपको जूट कल्टीवेशन मिलेगा, आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन के साइड में जूट कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा जूट कल्टीवेशन होता है। बनाना प्लांटेशंस देखने को मिल जाएंगी। वेस्ट बंगाल और असम तो फेमस है आपको टी प्लांटेशंस के लिए। अब प्लांटेशंस क्या होता है? प्लांटेशंस ये होता है कि जब आप एक ही कैश क्रॉप को एक फार्म में एक ही कैश क्रॉप को उगा रहे हो, जैसे अगर आप टी उगा रहे हो तो सिर्फ आप उस एरिया में सिर्फ टी ही उगा रहे हो, और वो मोस्टली ना कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप मतलब जिससे अच्छी सेल वैल्यू होती है। तो अगर आप एक ही क्रॉप उगाओगे तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये हमारे ना ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे बंगाल, असम, सिक्किम, इन सब एरिया में ना ब्रिटिश टाइम से ही प्लांटेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब वहाँ पे प्लांटेशन देखने को मिलेंगी। सिल्क मिलेगा आपको बिहार और असम में। और यहाँ पे आपको ना टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलेंगी हिमालयस के पास। ये हो गई आपकी प्लांटेशन। ये हो गया आपका टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है कि जब आप एक स्टीप स्लोप हो गया, जब आप यहाँ पे अच्छा खासा स्टीप स्लोप है तो आप यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, और अगर बारिश होगी तो सारा जो सॉइल है वो नीचे जाके बह जाएगा। तो हम इसको स्लोप्स में काट लेते हैं ताकि अगर बारिश हो तो ये सारा सॉइल नीचे ना बहे, और आप यहाँ पे प्लांट्स भी कल्टीवेट कर सकते हो। तो पानी एकदम से बह नहीं जाता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे टेरेस कल्टीवेशन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। अब यहाँ पे बहुत सारा मतलब टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग वेजिटेशन डिफरेंट होता है। जैसे प्लेन्स में आपको डेसिडियस ट्रीज मिल जाएंगे, जैसे कि टीक, साल, पीपल, बैम्बू ग्रूव्स मिल जाएंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन में। और जो डेल्टाज एरिया में होता है वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिल जाएंगे। मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स ना मतलब ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि एक होता है कि पानी फ्लो कर रहा है, एक होता है पानी रुक गया। जब पानी रुक जाता है तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। वो ना अंडर वाटर फॉरेस्ट टाइप ऑफ होते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स देखने को मिलती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में जब जहाँ ऊपर ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे वहाँ पे आपको कॉरीफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे पाइन हो गया, डियोदर हो गया। तो ये सब क्योंकि यहाँ पे ठंड भी देखने को मिलेगी और ऑल्टीट्यूड भी अच्छा रहता है। यहाँ पे एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे, टाइगर्स देखने को मिलेंगे, डियर्स, मंकीज। एक फेमस एनिमल है वन हॉर्न राइनोसोरस, वो मैं आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेगा। असम में बहुत ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है। डेल्टा एरिया जो बनाते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आपको बंगाल टाइगर मिलेगा, क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ भी बहुत फेमस है यहाँ की। यहाँ पे एक आपको मिलती है डॉल्फिन, जिसको लोकली सूसू भी बोलते हैं। तो ये अगर डॉल्फिन मिल रही है तो मतलब जो वाटर है ना वो फ्रेश वाटर है। अगर डॉल्फिन नहीं मिल रही है तो मतलब वहाँ के पानी में कोई खराबी है, इसलिए डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो रही है। लेकिन आजकल क्या है कि पानी इतना गंदा हो गया है तो वहाँ पे डॉल्फिन का प्रेजेंस भी कम होता जा रहा है। तो मतलब डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। इसको मतलब ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन। तो ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही मिलती है। यहाँ पे यहाँ के बेसिन में फिश और राइस भी स्टेपल डाइट है। वो भी फिश और राइस सबसे ज़्यादा स्टेपल डाइट कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, जहाँ आपने सुना भी होगा। बहुत सारी वैरायटीज़ की यहाँ पे फिश मिल जाएगी, रोहू, कातला, हिल्सा। तो ये देखो, ये हो गया वन हॉर्न राइनोसोरस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये असम में बहुत ज़्यादा मिलता है इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो असम में वन हॉर्न राइनोसोरस। ये हो गई आपकी हिल्सा फिश। बहुत सारी तरीके की फ़िश मिलती हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टाउन्स और सिटीज़ भी मिल जाएंगे। वन ऑफ द फेमस इज़ वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता। ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत हाई पॉपुलेशन रहती है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस टाउन्स हैं रिवर गंगा पे। यहाँ का जो वेस्ट वाटर है, अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट वाटर गंगा रिवर में डिस्चार्ज कर देती है, तो इसलिए गंगा बहुत ज़्यादा पल्यूट हो गई है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से डॉल्फिन्स भी अब कम देखने को मिलती हैं बहुत। अब इसलिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन भी लॉन्च करा था, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। तो वो इसलिए ही करा था, और स्पेशली गंगा के लिए तो अलग से प्रोग्राम बना रखा है, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम, उसमें क्या है कि हमें गंगा रिवर को क्लीन करना है, पर वो बहुत मतलब चल तो रहा है बट बहुत स्लो पेस से चल रहा है नमामि, और या फिर रिवर गंगा कंजर्वेशन प्रोग्राम,
तो सरकार तो अपना एफर्ट्स कर रही है, लेकिन जब तक हम अपने लेवल पे नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। तो वेस्ट वाटर हमें कम करना चाहिए। यहाँ पे आपको सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाएंगे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। अब तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्रूज भी चल गई है। कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पे। बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ताजमहल दिख जाएगा आपको रिवर यमुना में। मतलब टूरिज्म के हिसाब से भी, टूरिज्म तो वाराणसी में भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग देखने जाते हैं। लखनऊ में लोग इमामबाड़ा देखने जाते हैं, असम में लोग काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। काजीरंगा और मानस बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। तो ये सब डिफरेंट कल्चर भी है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में भी डिफरेंट ट्राइबल कल्चर है। तो ये मतलब टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं बेसिन। अभी देखो, ये देखो वाराणसी है, ये गंगा रिवर के तट पे है। ये आपको ताजमहल मिल जाएगा, यहाँ पे यमुना रिवर की उस पे है ताजमहल। तो ये टूरिज्म स्पॉट है, टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वन ऑफ द डेंस एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोकान्स आर टाइप ऑफ बर्ड, एनिमल, क्रॉप्स। ड्यूडर्स एंड फर्स आर टाइप ऑफ कॉनिफेरस डेसिडियस shrubs. Manioc is a staple food of Ganga Basin, Africa, Amazon. Kolkata is located on the river Orange, Hooghly, Bhagirathi. Bengal tiger is found in mountains, delta area, Amazon. इन सब के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैच द फॉलोइंग है, इधर आप देखो कॉटन टेक्सटाइल कौन सा है, इससे मैच करो। ऐसे ही मैच करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लास्ट वीडियो के आंसर्स है। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेबल से आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, नहीं कर पाओगे। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, सबवेज। अब सबवेज वो मत समझ लेना खाने वाला सबवे। सबवे वो होता है जो अंडर पाथ होता है, वो मतलब अंडर द ग्राउंड आप कंस्ट्रक्ट करते हो, उसको सबवेज बोलते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड, ऑब्वियसली शिप है। ट्रेन कैसे, ट्रेन बहुत डिफिकल्ट है, उसको बना तो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट है, लेकिन आइलैंड पे पहुंचना सबसे आसान शिप से। विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, साइकिल। बस और एरोप्लेन तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम पेट्रोल और ये सब यूज़ करते हैं फ्यूल्स, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। साइकिल में तो अपनी खुद की मेहनत होती है, उसको तो कितना भी राइड कर दो, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आजकल लोग कहाँ राइड करते हैं। इंटरनेट क्या है, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये रहा। कैनाल रूट, इनलैंड वाटरवे में। अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। एक हमने पढ़ा था स्कैटर्ड वाली, उसमें दूर दूर घर बने हुए होते हैं। कॉम्पैक्ट में बहुत पास पास बने हुए होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है। अगर कुछ आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।